क्वेश्चन ये है कि let x be a discrete random variable such that, या ऐसा बोलो, with support 0 1 2 dot 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 such that probability x plus 1 is equal to k upon x plus 1 probability at x. Then option A, या थोड़ा अगर मैं k को, ठीक है, क्या होगा आंसर? Expectation log 2 probability x equals to 0 is 2. So, बाकी लोग आइडिया है इसका? ये एग्जाम 2023 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, मतलब 2023 का ये। y equal to x plus 1 के डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दे बात। क्या y is equal to x plus 1 के डिस्ट्रीब्यूशन को दे। एक्चुअली ये थ्योरम है जो मैं पॉइजन जब पढ़ा रहा था भूल गया दिखाना, ये थ्योरम है, ठीक है। सो थ्योरम ये है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ऐसा लिख लो, if probability x is equal to x plus 1 is equal to lambda upon x plus 1 probability at x for x is equal to 0 1 2 dot dot dot, this will hold if and only if x is a Poisson lambda। ऐसा प्रूफ भी बहुत इजी सा है, तुम अगर सिंपली देख सकते हो कि अगर जिनको पॉइजन का आइडिया है, तो इसको अगर ओपन करोगे तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल। तो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ पॉइजन है, फिर वो प्रूफ करूंगा। एंड
सो यहाँ अगर तुम इसको ओपन कर लो तो क्या होगा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x और अपॉन x फैक्टोरियल। तो कितना एक्स्ट्रा बचा, न्यूमरेटर में एक लैम्डा और डिनोमिनेटर में x प्लस 1, यही ना। तो कहने का मतलब ये हो गया, आप देखो ध्यान से, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन x प्लस 1 इनटू प्रोबेबिलिटी एट x। ये तो वन वे हुआ। वन वे का मतलब कि हमने पॉइजन अज्यूम कर लिया और इसको प्रूव कर दिया। दूसरा तरीका, एग्जाम में तो दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा कि आपको ये दिया है, आपको डिसाइड करना है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर जिसको नहीं याद है, डायरेक्टली क्लिक नहीं कर रहा है, पहले क्लिक कर सकता है, दूसरा बात अगर नहीं क्लिक कर रहा है दिमाग में तो वो सोच सकता है क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए तुम सोचोगे, तुम x को यहाँ क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है ना, और लैम्डा अपॉन एक्स प्लस 1 इनटू प्रोबेबिलिटी एट x, और किसके लिए, x की वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 इसके लिए। तो अगर आप इसमें x को 0 रख दो तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा, ठीक है, x को 0 रख दिया तो लैम्डा रहेगा एंड प्रोबेबिलिटी x बराबर 0। फिर ऐसे ही x को तुम अब 1 रखो तो यहाँ 2 हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा लैम्डा बाई, सो लैम्डा बाई कितना रहेगा 2, प्रोबेबिलिटी x बराबर 1, ऐसा चलेगा। फिर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 3 एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, चलता रहेगा। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 लैम्डा बाई 4, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू कितना 3 एंड सो ऑन, डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब बताओ अगर मैं ऐड कर दूं, सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 एंड सो ऑन, और इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा, ऐड करो, एडिंग इक्वेशन। तो लेफ्ट साइड में क्या है देखो, जो लेफ्ट साइड में क्या होगा, समेशन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, और राइट साइड में क्या है, लैम्डा तो बाहर है। अच्छा अगर मैं वैसा करता, x इक्वल टू 0 के टर्म्स में, हाँ लिख दो तो इजी रहेगा ना। हाँ तो इसको मैं अगर 0 के टर्म में तो प्रूफ इजी हो जाएगा। सो ऐसा करते हैं, इसको 0 के टर्म में लिख दो तो सीरीज बन जाएगी। नहीं तो यहाँ से लैम्डा अपॉन 2 और x बराबर 1, देखो x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी वहां से उठा लो है ना, 1 चाहिए तो वो यूज कर लो, तो ये आ जाएगी। तो यहाँ से सिंपली कहने का मतलब लैम्डा स्क्वायर बाई 2 प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, इसको अब प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 यूज कर लो, सो लैम्डा क्यूब बाई 3, एक मिनट, अच्छा मुझे यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 2, ये 2 भी आएगा ना, यहाँ पुट करोगे लैम्डा स्क्वायर तो लैम्डा क्यूब 3 इंटू 2, तो ये फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ही आ जाएगा लैम्डा की पावर 4/4 फैक्टोरियल, प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, फाइन, ठीक है ना। हाँ अब तुम ऐड कर लो तो अब तुम्हें इजीली दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर तुम इसको ऐड कर लेते हो, सो यू ऐड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। सो लेफ्ट साइड जब ऐड करते हो सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी है, और राइट साइड में ऐड करोगे तो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 कॉमन ले लो बस, तो बचेगा तुम्हारे पास लैम्डा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है ना, सो लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, लैम्डा 4/4 फैक्टोरियल डॉट 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 डॉट। अब देखो इसको तुम क्या लिख सकते हो, x यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से इंफिनिटी तक, और सपोर्ट मैंने क्या दिया था 0 से इंफिनिटी है ना, तो सपोर्ट क्या था 0 से इंफिनिटी था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x बराबर 0, ठीक है ना, बात वही है क्योंकि ये 1 से इंफिनिटी है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x एट 0, एंड क्या होगा प्रोबेबिलिटी x एट 0, और इसका सम कितना होगा जी, नहीं एक टर्म कम है, है ना, हाँ क्योंकि ये लैम्डा की पावर 1/1 फैक्टोरियल से स्टार्ट है, तो होता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ध्यान रखना है। तो एक टर्म कम है इसमें, तो e की पावर x माइनस 1, तो 1 एक टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी टर्म कम है
उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, सो सिंपली ये आ गया। अब इससे यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ से x बराबर 0 निकल जाएगी आपकी, तो पुट कर लो, इसको ओपन कर लो। सो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 को एक साइड ले आओ, इसको ही ले आओ इधर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा जी, e की पावर माइनस एक्स, अच्छा लैम्डा है सॉरी, ठीक है ये लैम्डा का टर्म है तो लैम्डा है, सो एक बार माइनस लैम्डा बचेगा नहीं। अब जो पीछे रिकर्सन था हमारे पास है ना, इसको तो रिकर्सिव इक्वेशन जिसमें एक पिछला वाला टर्म यूज हो रहा है रिकर्सन है, सो आप इसको यूज कर लो। तो यहाँ पे x बराबर 0 e की पावर लैम्डा आ गई, x बराबर 1 वहाँ पुट कर लो, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा, x बराबर 2 लैम्डा स्क्वायर e की पावर माइनस लैम्डा बाई 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आपको आइडिया दिख जाएगा, ओके e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ भी ऐसे ही था फिर। सो आप जब 2-3 टर्म लिखोगे आपको दिखने लगेगा, अच्छा ये इस फॉर्म का है, e की पावर लैम्डा, लैम्डा की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो फाइनली यहाँ से ये समझ आता है कि हमारा प्रोबेबिलिटी ये है एक्चुअली e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, और यहाँ से ये प्रूव हो जाता है x इज पॉइसन लैम्डा, ठीक है। तो ये थ्योरम है, इसका प्रूफ लिख दिया मैंने। प्रूफ लिखना यहाँ जरूरी था क्योंकि जरूरी तुम्हें याद रहे, और ये हर बुक में मिलता नहीं है, कुछ बुक में है, जैसे रॉस वाली जो बुक है जो इंट्रोडक्शन टू क्या है प्रोबेबिलिटी फॉर, हाँ मतलब जो बेसिक रॉस वाली एक बुक आती है, बहुत फंडामेंटल सी बुक है वो, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी शायद बुक का नाम है जस्ट। तो उसमें इन्होंने थ्योरम बना के लिखा है इसको, प्रूफ भी वहां लिखा है। सो ठीक है, तो ये थ्योरम है, ये ध्यान रखना कि ये रिजल्ट कभी भी होल्ड करेगा, सो वो पॉइसन रैंडम वेरिएबल होगा, और सपोर्ट दे रखा है। एक्चुअली जैन 2023 का ही क्वेश्चन है ये, तो अभी आज ही मैं देख रहा था, अभी डिस्कशन करेंगे हम लोग तो उसमें आएगा ये। सो जैसे आज ही डिस्कस कर रहे थे भाई, देख रहा था हमारी फर्स्ट बैच में, तो ये क्वेश्चन आ गया था। तो इस तरह क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग है ना, ये आज डिस्कस करें तो हम गेट में आ गए, वो छूट गया पीछे। ये क्वेश्चन देखो है ना, तो जिनको याद है थ्योरम या रिजल्ट तो डायरेक्टली वो कर पाएगा, नहीं तो उसको डिराइव करना पड़ेगा पहले है ना कि, ठीक है ना। तो इसका आंसर जस्ट log 3 है कि x be a random variable having PMF this satisfying this condition। तो इसका मतलब ये पॉइसन log 3 है, तो इसका वेरिएंस पूछा है तो log 3 आंसर है। तो रिजल्ट अगर याद है तो क्विकली हो जाएगा, तो डिराइव करना पड़ेगा फिर, ये चीज है। ओके हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो ये जस्ट था एक क्वेश्चन, तो अभी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो और थ्योरीज लिख देंगे, थ्योरम्स कुछ और याद आएगा ना जो है। चलो हम थोड़े इस टॉपिक को आज इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो अभी हमारा क्या है, आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा थ्योरीज का, सो फिर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑलरेडी आपके पास है ना, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का 2 असाइनमेंट है पीवाईक्यू के, तो ये दोनों करेंगे। गेट का अलग किया है, गेट का नहीं किया ना, हाँ गेट का नहीं, गेट का ही बोल देता हूँ तो मिल जाएगा। तो गेट का भी जो स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल का बोलेंगे एक साथ ही कर देगा गेट का। तो अभी आपके पास 2 असाइनमेंट है, यूनिवेरिएट का और स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट का अलग अलग बनाया, जैम का पीवाईक्यू है, और जो गेट का पीवाईक्यू रैंडम वेरिएबल का वो बोलता हूँ मैं, तो वो बना के भेज देगा। सो चंदन तो है ही यहाँ पे, चंदन है, चला गया
चंदन भेज देना है ना। तो जी सर, आज भी हाँ काम चल रही है उसी पे। अच्छा, वो रैंडम वेरिएबल जो भी टॉपिक्स हैं यूनिवेरिएट वाले A1 वेरिएबल जितने भी क्वेश्चन होंगे एक जगह करके भेज देना उसको। हाँ PYQ यूनिवेरिएट के रैंडम गेट वाले, गेट जाम का तो बना है गेट का, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग इस टॉपिक कवर करें, फिर मंडे को उसका डिस्कशन करेंगे। मंडे को जो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के 2 असाइनमेंट ऑलरेडी हैं, एक गेट का ऑलरेडी आ जाएगा, तो मतलब गेट का भी आ जाएगा, तो 3 असाइनमेंट हो जाएंगे। तो ये तीनों बाकी एग्जाम्स का भी हम देखते हैं, जैसे नेट JRF का है। अगर तुम्हारे पास ये क्या नाम है, मैं नाम भूल गया, अर्पण, CSR में पेपर कलेक्टेड है तुम्हारे पास? हाँ सर, कलेक्टेड तो है। मतलब कितने साल के हैं? 5-6 साल के तो होगा। हाँ तो एक काम कर सकते हो, तो फोन से या लैपटॉप से स्क्रीनशॉट ले लेके ना, जो क्वेश्चंस मान लो इस टॉपिक्स अब तक जो पढ़ा दिए मैंने यहाँ से ऊपर का, अगर थोड़ा सा अफोर्ड करना चाहो, नहीं तो हम भी कर सकते हैं, हमारे पास कुछ स्टूडेंट है जो हेल्प कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि नेट JRF, हाँ या तो चंदन को आप भेज दोगे तो वो भी कर सकता है स्कैन करके, या जो भी कॉपी हो आपके पास। तो क्या करना है, जो भी टॉपिक हमने अभी तक पढ़ लिए, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ये, या प्रोबेबिलिटी के ये 3 टॉपिक के, मतलब 1 वेरिएबल रैंडम वेरिएबल में जो भी क्वेश्चन है, तो आप एक जगह कलेक्ट कर लो, एक असाइनमेंट बना लो नेट JRF का, फिर वो क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। एटलीस्ट बच्चों तक पहुंच जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो बच्चे होंगे जो करेंगे, तो फिर उनके साथ डिस्कशन हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं। गेट का हो गया, नेट का हो गया, ISS का भी सेपरेट करवा देता हूँ, तो ISS का भी एक अलग कर देंगे, है ना। तो जैम, गेट, नेट, ISS इन सब के पेपर्स कर लो, तो एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर लोगे। फिर नॉन PYQ भी बन ही रहा है, असाइनमेंट ऑलरेडी प्रोसेस में है, तो वो भी आपको कुछ दिन में मिलेगा, लेकिन अभी जो है उसको कंप्लीट करते जाओ, ठीक है। चलो देखो थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सर एक बर्नौली बाइनोमियल का आपने एक असाइनमेंट भेजा था, हाँ उसके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन थे शायद उसमें, उसका क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, वो याद दिलाना। हाँ बर्नौली का ही बनाया था, ये चंदन नहीं भेजे थे शायद, हाँ। तो ठीक है उसका भी हम, हाँ एक वो नॉन PYQ शायद वो बर्नौली क्या था, बर्नौली पे था, ठीक है। तो उसको भी कर लेंगे, बस याद दिला देना। तो अभी नेक्स्ट वीक में जो होगा, नेक्स्ट वीक जो हमारे पास होंगे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये 3 दिन हमारा इसी का डिस्कशन ही होगा। मतलब ये जो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, ये दोनों टॉपिक के जो PYQs हैं, इसके और इसके, तो नॉन PY का असाइनमेंट भेज रखा है, हाँ याद नहीं था मुझे, तो वो भी एक हो गया। और बाकी जैम, गेट, नेट, ISS इन सब के जो अभी कलेक्ट कोशिश करते हैं अलग हो जाए, तो फिर वो डिस्कस कर लेंगे। तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे डिस्कशन ही होगा इस टॉपिक पे, इन दोनों टॉपिक पे, PYQs स्पेशली। चलो तो अभी हमें क्या करना है, हमने लास्ट क्लास में कॉसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, ये हो गया था इसका नॉर्मल, है ना, काफी टाइम नॉर्मल डिस्कस करते हैं। अभी पहले नॉर्मल डिस्कस कर लेते हैं, फिर यहाँ पे देयर प्रॉपर्टीज, साथ में मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस कर ही लिया। प्रॉपर्टीज का मतलब वही है कि मीन, वेरिएंस, MGF या इंटर रिलेशंस, आगे इंटर रिलेशन लिखा होगा। इंटर रिलेशन क्या है कि जैसे ज्योमेट्रिक स्पेशल केस है नेगेटिव बाइनोमियल का, या बर्नौली स्पेशल केस है बाइनोमियल का, ये सब डिस्कस करना था। तो इंटर रिलेशन देख ही लिया हमने, प्रॉपर्टीज भी देख ही लिया, ये हो ही गया। ये देखना है, इसमें 3 टॉपिक है मेनली, है ना। बाइनोमियल के अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं पॉइजन से, बाइनोमियल के अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं नॉर्मल से, या पॉइजन का अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं नॉर्मल से। तो वो तीनों इजी है, तो वो डिस्कस कर लेंगे, और ये नॉर्मल डिस्कस कर लेते हैं। तो ये टॉपिक थ्योरी खत्म हो जाएगी, फिर इस पे जो भी PYQs है वो डिस्कस करते हैं, है ना। क्वेश्चन तुम कहीं से अगर ला के दोगे तो मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी सीखना ही है एट द एंड, है ना, तो वैसा है। सो चलो तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। सो हम लोग अभी इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लेते हैं ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये तो देखा ही था हमने लास्ट क्लास, PDF लिखे थे जस्ट, इस पे वो करने बाकी है, थ्योरम्स बाकी है। तो स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं, आज टाइम तो है ना, अभी 1.5 घंटे है, तो हम लोग कर पाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे इसको आज। फिर कल सुबह 7 से 10 भी डाउट क्लास है, जिनको डाउट हो आ सकते हो। तो इसका बैटरी डाउन है तो
तो डेफिनेशन में लिखा ही था कि सिंपल इसका जो नोटेशन है इसको हम ऐसा लिखते हैं, एक्स नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो नॉर्मल में दो पैरामीटर है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। सो रैंडम वेरिएबल, जो रैंडम वेरिएबल x है ना, दिस हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन if and only if PDF of x is, तो सिंपल जो इसका PDF होगा 1/√2 सिग्मा e रेज़ टू पावर -½ x minus mu by sigma whole square, and x belongs to real number. Mu can be any real number, sigma will be positive, है ना, sigma square तो होगा ही, sigma will be positive. ओके, तो ये तो हो गया आपका सिंपली इसका पीडीएफ। बाकी सपोर्ट तो रियल नंबर है, देख ही लिया। सो इसका जो सपोर्ट है वो रियल नंबर है, एंड इसका जो मीन है दैट इज म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, है ना, सिग्मा स्क्वायर इसका नोटेशन है। और जो MGF है ये भी लास्ट क्लास में लिखे ही थे हमने। सो MGF जो हमारे पास है e की पावर म्यू टी प्लस ½ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारे पास है इंफॉर्मेशन। सीरियल तो बाकी वैसे ही निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसको भी अलग फॉर्म में। तो बेसिकली यही मेनली इंफॉर्मेशन यही है। अब बाकी इसका जो अगर तुम ग्राफ देखोगे जनरली क्या होता है, तो इस तरह से बेल शेप का होता है ना। सो यहाँ जो है मीन म्यू होता है ना, ये म्यू के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सो है ना, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट मीन म्यू। तो ये इसका पीडीएफ है, ग्राफ है एक्स वर्सेस पीडीएफ। सो ये ग्राफ है एक्स वर्सेस पीडीएफ ग्राफ होगा इसका, मतलब यहाँ तो नहीं होगा, मीन कहाँ है उस पर डिपेंड करता है। सो एक्स और इसका पीडीएफ इधर होगा, मीन कहाँ पे है उस पर डिपेंड करेगा। सो इस तरीके से इसी में एक इसका स्पेशल केस आता है ना, जब तुम ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हो। सो y को x माइनस म्यू बाई सिग्मा ले लो, तो यहाँ से तुम अगर इसका मीन निकालो तो सिंपली तुम्हें 0 दिखेगा, वेरिएंस निकालोगे तो तुम्हें 1 आएगा, है ना। यहाँ से अगर चेक करो तो प्रॉपर्टी लगा के, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो इसका जनरली हम नोटेशन जो लिखते हैं z लिखते हैं, तो y की जगह z कर लो, है ना। तो जो इसका नोटेशन है वो z है, तो e ऑफ z वेरिएंस ऑफ z, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास है। तो इसको बोलते हैं z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल, है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होगा, z जो होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा, ठीक है। सो z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। बाकी इसमें है ना MGF, इसका भी स्पेशल केस ही है। तो e की पावर म्यू तो 0 है, तो हाफ है ना, सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर 1 है तो टी स्क्वायर। मेनली इसका क्या है, तो इसका जो पीडीएफ होता है ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना, मीन 0 है, तो z वर्सेस पीडीएफ ऑफ z। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो CDF होता है कैपिटल Z ऑफ Z, है ना, जिसका मतलब है कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू स्मॉल z। तो इसका एक स्पेशल नोटेशन है, हम लोग फाई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम लोग फाई से डिनोट करते हैं जनरली, है ना। तो यहाँ पे तुम देखोगे फाई 0, सो ये हाफ होगा बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू 0। तो वहां से भी देख सकते हो कि इसके आगे की प्रोबेबिलिटी हाफ, क्योंकि टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 होता है, पीडीएफ के अंडर एरिया जो होता है 1 होता है हमेशा। तो डेफिनेशन ऑफ पीडीएफ से, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, और इसमें बेस्ट बहुत सारे थ्योरम्स हैं, है ना। सो वो अभी हम डिस्कस करेंगे मेनली। तो चलो थ्योरम डिस्कस करूं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हैं फ्रीक्वेंटली, वो रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल पे आए हैं। तो रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या फॉलो करता है,
स्टैंडर्ड नॉर्मल का रेशियो है। कॉची। हाँ, सो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉची में आ जाएगा। सर कोई सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हमेशा मीन के अराउंड ही सिमेट्रिक होता है? यस, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो जरूरी है कि मीन वही होगा, मीडियन भी वही होगा, और अगर उसका एक ही मोड है तो मोड भी वही होगा। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होगा, लेकिन मोड जरूरी नहीं हमेशा इक्वल होगा, तो मोड कई बार 2 मोड भी आते हैं, तो उस केस में नहीं होगा। बट अगर है ना, तो मीन और मीडियन हमेशा इक्वल रहेगा जो जिस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर के अबाउट सिमेट्रिक वो डिस्ट्रीब्यूशन, तो के हैज टू बी मीन, के मीन ही होगा। चलिए, तो हम लोगों ने कॉची तो कल डिस्कस किया था। सो स्टैंडर्ड नॉर्मल, ओके। अब यहाँ फाई है ना, इसका एक टेबल होता है, जो फाई की वैल्यूज होती है तो उसके लिए एक टेबल होता है हमारे पास, है ना। ये जो फाई है, तो फाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए अलग से हमारे पास टेबल रहता है, मतलब है उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल बोलते हैं। सो वैल्यू जैम और गेट में स्पेशली फाई की वैल्यू गिवन होती है, तो वहाँ टेंशन नहीं है। अदरवाइज है ना, आपको फाई का जो वैल्यू है टेबल से देखना पड़ता है। जैसे कुछ क्वेश्चन मान लो अगर इस तरह का पूछ लेता है, मतलब बेसिक बुक्स में यहाँ से स्टार्ट किया होगा कि लेट x बी नॉर्मल 2,10, मान लो एग्जांपल के लिए, है ना, या थोड़ा 10 की बजाय 16 ले लो। आपसे पूछेगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फाइंड, इतना पूछेगा, अच्छा फाइंड प्रोबेबिलिटी x बिटवीन, है ना, ऐसा मान लो बोल देगा 10 to, सपोज अपने एग्जाम्पल से बोल दिया 50, इस तरीके से है सपोज, या यहाँ से मान लो 0 से बोल दिया, लेट से कुछ भी पूछ सकता है इस तरह। मैं जैसे एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, सो लेट से 0 से 5 दे देते हैं, चलो ये है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। इस तरह से क्वेश्चन बेसिक बुक में स्टार्टिंग में रहता है। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, तो जब भी कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट कर लेंगे ना। अदरवाइज बच्चा सोच सकता है कि सर इसको ऐसा कर ले, इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से 5 में 1/√2 पाई, मीन इसका कितना सिग्मा इतना है 4 e की पावर -½ x - 2/4 का होल स्क्वायर dx। बट इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, है ना। सर इसको क्या उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, x माइनस म्यू बाय लैम्डा? हाँ, तो इसको उसमें ब्रेक करेंगे हम लोग। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। जनरली नॉर्मल का क्वेश्चन नहीं है, तो हमारा अप्रोच यही होता है ना, जो एक इस इंटरवल में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पीडीएफ को इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन आप पीडीएफ इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे तुम, तो इसी चीज को आसान बनाने के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल कन्वर्ट करो, और स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल दिया जाता है, तो टेबल यही प्रोबेबिलिटी बताती है एक्चुअली, है ना। स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए स्पेशली वो टेबल बताती है प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, मुझे x में से 2 घटाने हैं और 4 से डिवाइड करना है, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, है ना। तो ये कुछ ऐसा है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर टाइप का। तो x माइनस म्यू बाई सिग्मा करोगे तो 0 माइनस 2/4, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 2/4, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब क्या होगा, इसको ब्रेक कर लो। सो प्रोबेबिलिटी -1/2 लेस देन, इसको मैं z नाम दे देता हूँ, स्टैंडर्ड नॉर्मल लेस देन कितना आ गया 5 - 3/4, इस तरीके से कुछ, ओके। अब इसको क्या लिख सकते हो तुम, देखो ध्यान से। सो यू कैन राइट इट एज, अरे तुम्हें याद है ना फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी फ्रॉम CDF, तो क्या लिख सकते हो इसको। सो उससे हम लिख सकते हैं CDF ऑफ z एट 3/4 माइनस, लेकिन एक्चुअली ये जो z है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना। तो हम एक चीज जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, CDF हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू हमेशा सेम होगी CDF में, ठीक है। तो दिस माइनस हम लोग ये करते हैं ना, 5z माइनस हाफ, इस तरह से आएगा। तो ये मैं कह रहा हूँ माइनस नहीं भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम में CDF कॉन्टिन्यूअस होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम देगी। तो यहाँ से, और इसी का स्पेशल नोटेशन है 5 3/4,
और माइनस ये हो जाएगा 5 माइनस हाफ। अच्छा, अब ये भी एक कॉन्सेप्ट याद आया यहाँ से कि 5 ऑफ माइनस के क्या होता है ना। तो हमें देखना है कि व्हाट इज द 5 वैल्यू एट नेगेटिव, यहाँ पे देख लेते हैं। सो अगर आपसे पूछता है, सो इफ दे आस्क यू वैल्यू ऑफ 5, ठीक है, सो 5 नेगेटिव में क्या होगा, 5 ऑफ माइनस के इज इक्वल टू 1 minus 5k 1 माइनस 5 ऑफ के, ठीक है। सो सिंपली ये देखना भी आसान है, आप यहीं पे देख लो, मान लो ये 0 है, सो इधर अगर k है और इधर माइनस k होगा, सो ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी, है ना, क्योंकि 0 का आउट सिमेट्रिक है ना, इसीलिए तो मैं रफली बना रहा हूँ। तो ये आप सिंपली देख सकते हो, इसको प्रूव करना। तो 5 ऑफ माइनस के का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी x लेस देन माइनस के लेस देन इक्वल टू, डेफिनेशन के हिसाब से तो x ना लिख के मैं z लिखता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू माइनस के, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। अच्छा वो मत लिखो, छोड़ो, तुम ये बताओ डायरेक्टली कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन माइनस के है, तो ये किसके इक्वल होगी, ग्राफ देख के, x प्रोबेबिलिटी z मोर देन k के भी इक्वल होगी ग्राफ देख के। सो ये प्रॉपर्टी है। सो प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू माइनस के इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z मोर देन k, और ये हो जाएगा 1 माइनस CDF एट k, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5k। चेक कर लो एक बार, नहीं डाउट हो तो बताओ कैसे कन्वर्ट किए। ये वैल्यू इसके इक्वल है ग्राफ देख के, और यहाँ 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो CDF एट k मतलब 5k, 5 नोटेशन है इसका, 5 नोटेशन है CDF के लिए। तो तुम ये लिखो चाहे 5 लिखो, सेम है, ठीक। तो ये आ जाएगा, तो इससे वैल्यू तुम्हें दे रखी होगी, यहाँ तुम अगर सॉल्व करोगे तुम्हें वैल्यू दे रखी होगी, या टेबल देख के पता चल जाएगा। सो 5 ऑफ 3/4 माइनस 1 माइनस 5 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 5 ऑफ 3/4 माइनस 1 प्लस 5 ऑफ 1/2, इस तरीके से। ओके, अब आते हैं थोड़े थ्योरम्स पे आते हैं, ठीक है। सो जो थ्योरम्स हैं, तो एक तो ये तो स्टैंडर्ड देख लिया तुमने, इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा इसमें। बाकी सो पहला थ्योरम है कि लेट, मान लो ऐसा सिंपली आसान सा लिखता हूँ पहले, x1 एंड x2 आर IID नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, IID है, ठीक है। देन x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी, सर म्यू का सम हो सकता है, तुम चेक करोगे ना। सो यहाँ पे क्या करोगे, एक तो रिजल्ट ये है कि इंडिपेंडेंट नॉर्मल का लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा नॉर्मल ही होगा, वो मैं लिखाऊंगा अभी। सो ये थ्योरम ही वही लिखा रहा हूँ। तो तुम क्या करो, E ऑफ x1 प्लस x2 निकालो, कितना होगा, ये प्रूफ, तो म्यू ठीक है ना। सो ये आपका E, इसको अलग कर सकते हैं सिंपली। सो म्यू प्लस म्यू, यहाँ 2 म्यू आ जाएगा। अब वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2, अब चूंकि यहाँ पे फिर से मैं वो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो आगे आएगा मल्टीवेरिएट में, क्योंकि हम लोग थ्योरम्स देख रहे हैं। सो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, और इंडिपेंडेंट है क्योंकि IID है ना, तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2 वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2। आगे कोवेरिएंस भी आता है लेकिन अभी नहीं आएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 सिग्मा स्क्वायर। तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी नॉर्मल रहेगा जिसका मीन 2 होगा, वेरिएंस 2 सिग्मा स्क्वायर, दोनों कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं ना। ओके इसी को मैं जनरलाइज करूं, थोड़ा सा जनरलाइज करूं अगर मैं, तो अब आप ये भी समझ पाओगे कि इफ x1 इज नॉर्मल μ1 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर एंड x2 इज
नॉर्मल म्यू टू कॉमा सिग्मा टू स्क्वायर, ठीक है। तो x है नॉर्मल म्यू वन सिग्मा वन स्क्वायर और x2 है x2 नॉर्मल म्यू टू सिग्मा टू स्क्वायर एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, बोथ आर इंडिपेंडेंट। देन सो बोथ आर इंडिपेंडेंट, देन क्या होगा, x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो वैसे ही हो जाएगा, क्या लिखेंगे, नॉर्मल, समझा तुम लोग ना ऊपर वाले जैसे सिंपल, वैसे ही हो जाएगा म्यू वन प्लस म्यू टू कॉमा सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर। और इसको और जनरलाइज करोगे तो वैसे ही आ जाएगा पहले वाले थ्योरम की तरह, दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, मीन आ जाएगा दिस एंड दिस। इनफैक्ट अगर हाँ सर कांस्टेंट रखा जाए इस सर वो थ्योरम इधर सर अगर म्यू को सर दोनों में म्यू रखा जाए और वो सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर हुआ तब क्या 2 म्यू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर होगा। हाँ, ओ अब जैसे जनरलाइज करोगे तो अब जनरलाइज भी हो जाएगा ना। सो नेक्स्ट थ्योरम मान लो ऐसा है कि लेट एक्स आई इज नॉर्मल म्यू आई कॉमा सिग्मा आई स्क्वायर, है ना, फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा, सो एक्स आई है नॉर्मल म्यू आई सिग्मा आई स्क्वायर, ठीक है। सो नॉर्मल म्यू आई कॉमा सिग्मा आई स्क्वायर, आई फ्रॉम 1 to n। So now सिंपल ना, समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल समेशन म्यू आई समेशन ठीक है, हाँ, समेशन म्यू आई कॉमा समेशन सिग्मा आई स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। इनफैक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन, अच्छा इंडिपेंडेंट लिखा है कि नहीं, इंडिपेंडेंट लिखना जरूरी है, तो इंडिपेंडेंट रह गया, तो वैसे नहीं होगा, है ना। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है जरूरी नहीं कि वो नॉर्मल होगा। अगर दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट नहीं है सो सम मे नॉट बी नॉर्मल। एक्स अगर मान लो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, वाई नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो सम मे नॉट बी नॉर्मल, ठीक है, ये चीज है, वो कोई और डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है, तो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा इसके बारे में कि सम, यू कैन सिंपली फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कई बार हम लोग यूज करते हैं रिजल्ट कि लेट x1 कॉमा x2 अप टू xn आर IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, देन एक नोटेशन हम लोग यूज करेंगे x बार या xn बार। xn बार का मतलब होता है 1/n x1 प्लस x2 अप टू xn, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो फिर से वैसे ही है, मीन वेरिएंस निकाल लो, हो जाएगा। क्या आएगा बताओ। नॉर्मल म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। नहीं, सिग्मा स्क्वायर नहीं आएगा, चेक करो। सिग्मा स्क्वायर में n। हाँ, तो यहाँ पे पता है क्या होगा, नॉर्मल मीन तो वही आएगा, मीन निकालोगे ना, जब मीन निकालोगे तो n म्यू अपॉन n, तो म्यू हो गया। लेकिन जब वेरिएंस निकालोगे तो वेरिएंस की प्रॉपर्टी होती है वेरिएंस ऑफ k टाइम x इज इक्वल टू क्या होती है, तुम बताओ भाई सिद्धि। हाँ, इसको याद है तुम्हें सिद्धि, तुम्हें याद है वेरिएंस ऑफ k टाइम x क्या होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। वेरिएंस ऑफ k x क्या होता है। यस सर, k स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। हाँ, तो वही यहाँ पे लगाना है आपको। सो यहाँ पे जब अप्लाई करोगे वेरिएंस ना दोनों तरफ, तो जब वेरिएंस यहाँ अप्लाई करोगे तो 1/n स्क्वायर बन के बाहर आएगा। ये जो वेरिएंस बोथ साइड अप्लाई करेंगे वेरिएंस x बार बराबर, तो 1/n स्क्वायर बाहर आएगा
1 बाई एन कॉन्स्टेंट है ना, फिर वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2 वेरिएंस xn, तो n सिग्मा स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है एक्चुअली, तो एक n कटेगा एक n रह जाएगा, तो ऐसा रहेगा। सो नॉर्मल, अच्छा मुझे इस पे एक थ्योरम दिखा देना चाहिए, ये तो चलो जनरल केस हो गया, थोड़ा आसान अगर लिखते हैं इस पे थ्योरम अगर हम, सो लेट x एंड y बी आईडी नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, मान लो ऐसा है, देन एंड दे आर आईडी, देन अगर पूछे ax प्लस by हैज डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल होगा, बताओ क्या क्या होगा पैरामीटर, यहां से क्लियर हो जाएगा। या थोड़ा सा एक मिनट रुको, इसको ना जनरलाइज कर देता हूँ। जनरलाइज मतलब ये हो गया कि x1 इज नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर एंड x2 इज नॉर्मल μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, सो दे आर इंडिपेंडेंट। देन बताइए जी क्या होगा, सर a mu1 प्लस b mu2 हाँ। और a स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर। a स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, तो ये तो हो गया सम पे बेस्ड थ्योरम्स, तो आगे बढ़ते हैं, तो ये सब इजीली कर लोगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल इज नॉर्मल व्हेन दे आर इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट हटा दो तो जरूरी नहीं नॉर्मल होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये एग्जाम में भी आया वो क्वेश्चन है, मे बी आई थिंक किसके एग्जाम में गेट का, कि जनरली वो एक्स वाई जस्ट नॉर्मल है, तो सम मे नॉट बी नॉर्मल, ये नहीं कि सम हमेशा नॉर्मल होगा, इंडिपेंडेंट होना चाहिए तब होगा नॉर्मल। जो नेक्स्ट थ्योरम है, ओके, तो ये तो ऐसे ही है, सो जनरली अच्छा देखो, सो कह रहा है कि एक थ्योरम है, ये बहुत सही थ्योरम है ना, मतलब कह रहा था ना कि एक्स वाई जो है जस्ट नॉर्मल है, एक्स इज नॉर्मल वाई इज नॉर्मल, देन एक्स प्लस वाई मे नॉट बी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, बट कब ऐसा होगा, तो अगर ऐसा दे दे कि लेट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, अगर तुम्हें पता है, ठीक है ना, तब इस केस में क्या होता है, सो इस केस में जो कंक्लूजन है कि देन x प्लस वाई इज नॉर्मल, है ना, सो x प्लस वाई इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल मान लो, सो x प्लस वाई को नया रैंडम वेरिएबल है, लेट्स से z बोल सकते हो या w बोल दो, सो दिस इज नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ दोनों साइड से ट्रू है, ठीक है ना, सो x एंड y आर नॉर्मल। सो मतलब ये हो गया कि अगर x y नॉर्मल है इंडिपेंडेंट, सम भी नॉर्मल होगा, अगर सम नॉर्मल है और इंडिपेंडेंट है इंडिविजुअली नॉर्मल ही होगा वो, और कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, इस तरीके से। अच्छा, इसमें अगर तुमसे मैं पूछूं, अच्छा इंडिपेंडेंट का तुम्हें देखना पड़ेगा नहीं, तो उसके लिए मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा इंडिपेंडेंट, हालांकि हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा ना कि ज्वाइंट पीडीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, वो आगे फिर से आएगा बाइवेरिएट में, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, कोवेरिएंस हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है ना, हम लोग मीन वेरिएंस देख चुके हैं, मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, मीडियन, क्वांटाइल, क्वार्टाइल, ये सब देखे हैं, हमने ये नहीं देखा कि कोवेरिएंस टर्म क्या होता है, को रिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, तो उस पे बेस्ड थ्योरम लिखना थोड़ा है ना डिफिकल्ट होगा, तो मैं इंट्रोड्यूस कर दूं या फिर स्किप करूं, है ना, सो देखो, चलो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, जैसे
कोवेरियंस बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल, है ना। सो कोवेरियंस बिटवीन, ये तो बाद में डिस्कस करें जब कोवेरियंस पढ़ेंगे, तब कोवेरियंस कब पढ़ेंगे, जब बाइवेरिएट पढ़ेंगे, है ना। सो उस समय आएगा। तो डेफिनेशन एक बार लिखा देता हूँ, देखो कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, इसका डेफिनेशन क्या है। कोई बताओ, दो रैंडम वेरिएबल के बीच का कोवेरियंस कैसे डिफाइन करते हैं। सो शॉर्ट में कोवेरियंस मैं पूरा लिख देता हूँ, बिटवीन x एंड y। क्या आइडिया है तुम लोगों को, क्या डेफिनेशन है इसका। expectation of xy minus expectation of x into expectation of y। वो तो फॉर्मूला है, फिर डेफिनेशन क्या है, अब वो बाद में रिड्यूस होके आता है हालांकि। सो मेन डेफिनेशन जो होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ई एक्स इंटू वाई माइनस ई वाई। इसी को तुम फर्दर ओपन करोगे तो वही मिलेगा, ठीक है। सो फर्दर सिंप्लीफाई करो, जो तुम कह रहे थे, ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई, ठीक है। सो मतलब इसको तुम ऐसा लिख सकते हैं, कई बार लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये हो गया ई ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स और वाई माइनस म्यू वाई। तो म्यू एक्स म्यू वाई का मतलब वही है, ठीक है। तो मतलब यही बात वही है कि ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस म्यू एक्स इंटू म्यू वाई। तो म्यू एक्स का मतलब वही है ई एक्स, है ना। सो अगर म्यू एक्स लिख रहा हूँ, वेयर म्यू एक्स का कोई अलग मतलब नहीं है, ई एक्स को ही म्यू एक्स लिखा हमने। अब म्यू वाई लिख रहा हूँ तो ई ऑफ वाई। तो ये हो गया डेफिनेशन कोवेरियंस का। अभी जस्ट मैं कोवेरियंस का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, है ना, ये डेफिनेशन है, डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे हम। सो ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, ये ज्वाइंट है, इसको अलग नहीं कर सकते। इसको अलग कर सकते अगर मुझे बता रखा हो कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, तब अलग कर सकते हैं हम, अदरवाइज इसको सेपरेट नहीं कर सकते अभी हम। सो ठीक है, अब वो थ्योरम क्या होता है इंडिपेंडेंट का कोवेरियंस के बीच का। तो यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा, कोवेरियंस मुझे क्यों डिस्कस करना है ना, उसको प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस 0 होता है। हाँ, सो एक रिजल्ट ये है, मैं बाद में दोबारा डिस्कस करूंगा, अभी थोड़ा सा लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ इसको यूज करने वाला हूँ। सो इफ x and y are independent random variable, independent random variable, then पहली प्रॉपर्टी जो मैं यूज करूंगा ये ई एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स इंटू ई वाई, है ना। सो ई एक्स इंटू ई वाई, और इसी से फॉलो हो जाएगा, है ना, ई ऑफ एक्स इंटू वाई था, तो एक्स इंटू वाई क्या है, ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन है, मतलब प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन है ना। अब इसको अलग अलग तब कर सकते हैं जब मुझे इंडिपेंडेंट दिया हो, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, ये वन वे है जस्ट। इसी को तुम दूसरे तरीके से लिखोगे तो इसी में ये आ जाएगा कि सो इसी को अगर तुम दूसरे तरीके से लिखो तो तुम्हारे पास आ जाएगा कि x and y are independent if and only if, सॉरी देन यहीं से आ जाएगा आपका जो कोवेरियंस है, कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इज 0, ठीक है। वो दिख रहा होगा आपको कैसे, क्योंकि इसी का डिफरेंस कोवेरियंस था। कोवेरियंस का डेफिनेशन क्या है, इसी का डिफरेंस था। e ऑफ ब्रैकेट में xy है, x इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई, तो इसका जस्ट डिफरेंस था। एंड आगे हालांकि एक और टर्म आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो वो भी इसी से है ना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। जस्ट मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आगे और डिस्कस करेंगे। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का क्या डेफिनेशन है, इसको रो से डिनोट करते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, बिटवीन x एंड y। अभी डेफिनेशन देखना है हमें, डेफिनेशन क्या है इसका, हाउ टू डिफाइन। बताओ भाई इसका डेफिनेशन क्या है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, किसको तो याद होगा। The degree of relationship
अच्छा, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जैसे कोवेरियंस जैसा डेफिनेशन होता है, जैसे कोवेरियंस के टर्म में डेफिनेशन है इसका। So उसी को डिवाइड कर दें कोवेरियंस को रूटेड है वेरिएंस ऑफ x इनटू वेरिएंस ऑफ y। हाँ, तो कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई जो था, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स इनटू वेरिएंस ऑफ वाई, अब ये यूज करेंगे। तो इसी से ये भी थ्योरम, ये भी है ना, मतलब बस ये बात बराबर ही है। तो ये तीनों थ्योरम एक ही जैसा है जो मैं लिखना चाह रहा हूँ। सो अभी कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी 0, मतलब एक ही चीज है, तीनों थ्योरम एक ही जैसी बातें कर रहा है ना भाई। यहाँ पे क्या होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 हो गया। सो ये कब होगा, जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है। अब यही चीज हम नॉर्मल के केस में बात करेंगे अब। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई 0 होगा, ठीक है। एक्स वाई के बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपका 0 होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई 0 होगा। ओके, डेफिनेशन ये है, ठीक है ना, जैसे ये कोवेरियंस का डेफिनेशन है वैसे ही। अब नॉर्मल में क्या होता है, कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है, एग्जांपल मैं बाद में दूंगा, अभी कन्वर्स, अब मैं नेक्स्ट थ्योरम लिखता हूं इसका। देखो तो थ्योरम ये है, इफ या रैंडम वेरिएबल्स x एंड y, इफ x एंड y आर, क्या होता है इसमें, x प्लस एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट नॉर्मल है तो इसके बारे में क्या बोल सकते हो, बोथ वे ट्रू होता है इसमें, है ना, बोथ वे ट्रू है। सो इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, सो ऐसा एक दो random variables x and y are independent normal if and only if x plus y and x minus y are independent normal, यही ना, मतलब x plus y, इसके बीच का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालोगे 0 आएगा, चेक करके देखो। अच्छा, उस फॉर्मूला क्या होता है उसका फिर, ठीक है हाँ। तो बाकी तुम चेक कर सकते हो, अगर प्रूफ करना तो इसका प्रूफ भी बहुत इजी है। सो होता क्या है, ये सच में इफ एंड ओनली होगा। कोवेरियंस में क्या आएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई के बीच का कोवेरियंस क्या आएगा, ये नॉर्मल 0 1 के राइजिंग बोथ वे ट्रू होगा। ये इंडिपेंडेंट तब होगा जब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस इक्वल करना पड़ेगा। चेक करो, ये ऐसे ट्रू नहीं है थ्योरम। ये इसका कोवेरियंस निकालो, क्या आएगा, फॉर्मूला होता है कोवेरियंस का, तो कोवेरियंस एक्स एक्स माइनस कोवेरियंस एक्स वाई प्लस कोवेरियंस वाई एक्स एंड माइनस कोवेरियंस वाई वाई, ठीक है। चेक करो, तो ये तो सेम है, कट जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ये आया सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर। अब सोचो, ये 0 होगा तभी तो इंडिपेंडेंट होगा, या अगर इंडिपेंडेंट है तो 0 होना चाहिए। 0 कब होगा ये, तो मुझे यहाँ ये लिखना पड़ेगा कि दोनों नॉर्मल है विथ इक्वल वेरिएंस, तभी ऐसा होगा, विथ सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर, तब ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। दोनों का वेरिएंस इक्वल होना चाहिए ना, अदरवाइज नहीं होगा। नॉर्मल 0 में ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि इक्वल है ना। सो वेरिएंस इक्वल रखना पड़ेगा तुम्हें, तब होगा ऐसा, ठीक है। अगर वेरिएंस डिफरेंट है देन दे विल नॉट बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये 0 नहीं आएगा या कन्वर्स भी ट्रू नहीं होगा।
ठीक है, देख लो पढ़ी। ऑब्वियसली उसके लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल का तो होगा ही, ठीक है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इसको मैं अगर रिड्यूस करके लिखूं तो ये ऐसा है कि मान लो x एंड y आर IID है ना, नॉर्मल 0 1, तो उस केस में होल्ड कर जाएगा ये। देन x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आर इंडिपेंडेंट, तो ये तो रहेगा ही, और ये दोनों नॉर्मल ही होंगे, इंडिपेंडेंट नॉर्मल। कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताओ। सिंपल ये थ्योरम है, लेकिन ये क्वेश्चन में कई बार तुम्हें फंसा देगा ये थ्योरम, क्वेश्चन में है ना, सो उसमें तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ एक तो ये कंडीशन जरूरी है, तो वहां तुम्हें फंसा देगा इस तरह से। सो ये है ना, इन जनरल तब होगा तो वेरिएंस इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं। नॉर्मल 0 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेरिएंस इक्वल ही है। चलो थोड़े आगे दूसरा डिस्कस करते हैं। तो मेनली क्या है, अब बताओ नॉर्मल से हम काई स्क्वायर कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे पास मान लो ऐसा है, मैं एज अ थ्योरम में लिख देता हूँ। सो सपोज x इज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो यहां से क्या होता है, x माइनस म्यू बाई सिग्मा जो होगा हमारे पास, जिसका नाम z है, दैट विल बी नॉर्मल 0 1, ठीक। और इसका स्क्वायर कर लो, तो x माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर, जो कि क्या रहेगा, z स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर इसका सम n डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ, और इसमें अगर आप सम करेंगे तो अगर मैं नेक्स्ट थ्योरम लिख दूं कि मान लो ऐसा है, लेट x1 x2 xn r है ना, IID मान लो नॉर्मल 0 1 है, या x की जगह आप z लेना चाहो z ले लो। सो इस तरह से है। देन जो समेशन ZI स्क्वायर होगा, है ना, जो आप कहना चाह रहे हैं, तो ये काई स्क्वायर 1 काई स्क्वायर 1 ऐड होगा, काई स्क्वायर n हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से सो काई स्क्वायर n आ जाएगा ये। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर जो होता है वो काई स्क्वायर होता है ना। एक दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं आप कि ये छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये नॉर्मल 0 1 है, तो देन इसका जो नया मान लो रैंडम वेरिएबल w ले लिया सपोज, जो कि z स्क्वायर है, सो दैट विल बी काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो n जो वहां पे n था, n को 1 रख सकते हैं, तो वो PDF आ जाएगी। सम ऑफ काई स्क्वायर इज काई स्क्वायर ओनली, अगर इंडिपेंडेंट है तो। हाँ, अब नेक्स्ट थ्योरम है जिसमें बात करा, एग्जाम में पूछा गया है। सो नेक्स्ट थ्योरम ये कि मान लो x एंड y आर IID नॉर्मल 0 1, है ना। देन कोई डिस्ट्रीब्यूशन w है, अज्यूम करो x अपॉन y, सो दिस इज क्या होगा ये, स्टैंडर्ड कोची। हाँ, तो ये स्टैंडर्ड कॉची होगा ना, स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। और इनफैक्ट इसका जनरलाइजेशन भी है। तो जनरलाइजेशन मतलब वही है कि ये रिजल्ट तब भी ट्रू है अगर वेरिएंस 0 की जगह तुम कोई भी सिग्मा स्क्वायर ले लो, स्टिल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन म्यू चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ जो है नॉर्मल 0 1 है, इसके बाद 0 सिग्मा स्क्वायर होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पीछे लॉजिक ये है, और इसका तुम अगर, है ना, ये बाद में बताऊंगा क्या होता है ना, लोकेशन चेंज और स्केल चेंज। तो इसमें क्या है, रेशियो में है ना, तो x अपॉन सिग्मा और y अपॉन सिग्मा तुम सिंपली कर सकते हो। सो ये भी स्टैंडर्ड कॉसी होगा ना, क्योंकि वो ऐसे तुम शिफ्ट कर सकते हो स्टैंडर्ड कॉसी में, जिसको हम लोग नोटेशन में कल लिख रहे थे C10, है ना, इस तरह से। तो ये क्या होता है, इसमें भी फिर से एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा जो मैंने अभी किया ना, अभी मैं PYE कराऊंगा, बताऊंगा। इसमें पूछा हुआ है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री ऑफ सिग्मा, मतलब इस तरह क्वेश्चन वहां आए हुए हैं कि आपको दे दिया यहाँ सिग्मा है, और ऑप्शन में एक है कि दिस विल बी फ्री ऑफ सिग्मा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिग्मा से फ्री होगा। तो आंसर यस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तुम देख पा रहे हो क्या हो रहा है। तो x अपॉन सिग्मा जो है फ्री हो जाता है उससे, तो y अपॉन सिग्मा, सिग्मा से कैंसिल होगा, इसलिए तो ये जैम का ही, ये भी पर्टिकुलर क्वेश्चन जैम का आया हुआ है रेशियो वाला, जहाँ तुमसे पूछा पैरामीटर से फ्री होगा कि नहीं होगा।
थोड़ा सा वो है लोकेशन और स्केल चेंज का, वो आगे पीवाई को डिस्कस करेंगे, समझ आएगा। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन, तो इनफैक्ट नॉर्मल 0 1 के लिए ओके है, इसके लिए भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्री ऑफ सिग्मा है, इसका फ्री ऑफ सिग्मा है, तो रेशियो भी फ्री ऑफ सिग्मा हो जाएगा। ओके, और हमने भी डिस्कस किया था जैम में जो आया हुआ ये दे रखा है। अब इसके मीन की बात करेगा कि इसका मोमेंट कब एग्जिस्ट करेगा, है ना। W की पावर अल्फा का एक्सपेक्टेशन कब एग्जिस्ट करेगी, जब अल्फा 0 से 1 के बीच होगी। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं जैम में। सो ये सब है ना, जब क्वेश्चन करेंगे तो रिवाइज होगा। कुछ थ्योरम देख लेते और है तो अप्रोक्सीमेशन पे चलते हैं। सो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, जो पिछला थ्योरम है इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है ना। अगर रेशियो स्टैंडर्ड कॉसी है जरूरी नहीं नॉर्मल ही होगा। चलो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देखते हैं इस पे है क्या, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या देखना था कि नॉर्मल एंड कॉस, फिर अप्रोक्सीमेशन देखना ना, फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो बाईवेरिएट नॉर्मल चूंकि आगे आएगा, है ना। बाईवेरिएट का लीनियर कॉम्बिनेशन नॉर्मल है। ये तुमने किए थे शुरू में, हमने जब सीडीएफ पढ़े तभी ये क्वेश्चन किए थे, है ना। किया था ना, चेक करो। इसका आंसर बताओ, ये गेट 2023 का ही है, जल्दी से आंसर बताओ। ये 1 मार्क्स का ही हालांकि, और जिन लोगों को रेगुलर होंगे उनको याद होगा, मैंने पहले एक बार डिस्कस किया हुआ है हालांकि। चेक करो और बताओ क्या आंसर होना चाहिए। यही होना चाहिए, ठीक है ना, ये हो जाएगा। सो सिंपली आपसे पूछ रहा है ये x एक नया रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। जो फाई है वो अभी हमने देखा था फाई के बारे में, तो फाई जो है वो सीडीएफ है आपका नॉर्मल का, है ना। अब ये बोल रहा है x एक नया रैंडम वेरिएबल है जिसका ये सीडीएफ है। सो जिसका जो है सीडीएफ इस तरीके से है, तो इसके बारे में क्या बोलोगे आप। तो सिंपली आपसे पूछा हुआ है इन्होंने, है ना। तो पहला ऑप्शन देख लो, कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब सीडीएफ ऑफ एट -1। अब देख लो यहाँ -1 किस कैटेगरी में है, तो -1 लेस देन 0 है या मोर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ रहा है, तो इस कैटेगरी में है, तो ये आ जाएगा, ये यूज करो फिर। सो फाई ऑफ -1 + 1 फाई 0 और फाई 0 हाफ होता है। तो ये सिंगल करेक्ट है, हालांकि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो एक ही ऑप्शन, बाकी फॉल्स हो जाएगा। और तुम बाकी दिखा सकते हो फॉल्स हो जाएगा अगर चाहो तो ये एक तो हो गया। ये चूंकि 5 पे था इसलिए मैं करा दिया, स्टैंडर्ड नॉर्मल पे बेस्ड है प्रॉपर्टी पे। एक तो फाई 0 हाफ होता है, ये गिवन नहीं होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो फाई है वो सीडीएफ है नॉर्मल का, और 0 से लेस देन इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी, फाई 0 का मतलब प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू 0, और 0 पे वो सिमेट्रिक है स्ट्रिंग नॉर्मल, तो लेस देन 0 हाफ होगी प्रोबेबिलिटी। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, गलत आएगा तो। और नॉर्मल पे कुछ क्वेश्चंस देख लो। ये तो अभी बाई बुक्स का है, मल्टीवेरिएट का है, किया जा सकता है इसको भी। अगर इसको ब्रेक कर दूं मैं क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अगर मैं लिखूं, देखो अभी करो इसको। सो ये गेट में इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, अगर यही क्वेश्चन जैम में वो पूछेगा तो इसी क्वेश्चन को रीफ्रेम कर देगा, जैसे मैं अभी रीफ्रेम करके देता हूं तुम्हें। अगर यही क्वेश्चन उसको जैम में पूछना होगा तो वो ऐसे पूछेगा तुमसे कि, लेकिन अच्छा कोवेरिएंस तो बताया नहीं तुम्हें ना, तुम्हें दिक्कत होगी राइट, फिर कोवेरिएंस उतना डिटेल में तो पढ़ा नहीं तुमने, इसमें कोवेरिएंस की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मतलब ऐसा क्वेश्चन होता तो मैं बता देता हूँ क्या होता, कि x1 देता तुम्हें, मतलब रीफ्रेम करके, गेट का क्वेश्चन है तो मल्टीवेरिएट टाइप का है, इसी को जैम में पूछेगा तो ऐसा दे देगा कि x इज नॉर्मल 0,2
x2 is normal 0,5, x3 is normal 0,1, इस तरह दे दिया। फिर दे देगा कोवेरियंस बिटवीन x1 x2, इस तरह से दे देगा। फिर आपसे ये पूछ लेगा, है ना, कि लाइक कोवेरियंस बिटवीन x1 x2 इस तरह से वहाँ दे देगा, मतलब 2 हो गया। कोवेरियंस बिटवीन x2 x3 इस तरीके से 1 है, एंड कोवेरियंस बिटवीन x1 एंड x3 दिस इज 1 3, कितना है 1, तो 1 ही है, इस तरह से। अब आपसे ये पूछ लेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस x1 प्लस, सो x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 होल स्क्वायर लेस देन 7/2, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। तो ये अगर है ना, तो ये गेट में था, ऐसा था। अब यही क्वेश्चन जैम में होगा तो उस तरीके से पूछ लेगा तुमसे कि ये बताओ क्या होगा। तो ये चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा कोवेरियंस हमें डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो जब कोवेरियंस पढ़ेंगे तब देख सकते हो। जिन लोगों को आइडिया है तो वो इजीली ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको तुम अपना ट्राई करना, जिनको आता है, नहीं आता तो फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कोवेरियंस पढ़ने के बाद। अदरवाइज पीवाईक्यूज एक बार करना तो है ही एंड में, पीवाईक्यू ईयर वाइज, अभी टॉपिक वाइज भी करेंगे, फिर एंड में ईयर वाइज भी होगा, बीच में असाइनमेंट तो आएंगे ही। ये इंट्रोडक्शन में ही दे दिया, तो बीच में नोटेशन यूज किया होगा, इसीलिए क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्योंकि बीच में नोटेशन यूज किया है। यहाँ भी कोवेरियंस यूज्ड है, तो आपसे पूछ रहा है n ताकि ऐसा हो जाए। चलिए ये ट्राई कीजिए, एक क्वेश्चन नॉर्मल का मिला तो कर सकते हैं क्या। और हमने रिसेंटली स्टैंडर्ड कॉसी पढ़ा था ना, तो ये 4th क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉसी का है, और ये बीच वाला बाइनोमियल का है एक्चुअली, है ना। देखो, तो ये जो 4th क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। ऐसा नहीं भी पता तो भी कर सकते हो, है ना। तो ये स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का हालांकि पीडीएफ है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या था वो, लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ लाप्लास, सॉरी लाप्लास, या इसको डबल एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, डबल एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ है, उससे कर सकते हो। ये तो बाइनोमियल पे हो जाएगा, ये बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल पे है और ये नॉर्मल पे है। चलो ये ट्राई करो, मेनली तो मैं चाहता हूँ 6 ट्राई करो। 6 का आंसर बताओ मुझे। सर क्या लिखा है? 6 में लिखा है कि लेट x बी अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 2 वेरिएंस 4। सो x नॉर्मल है, मीन 2 वेरिएंस 4, और g ऑफ a, यहाँ वेरिएबल होगा, दे रखा है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू a प्लस 2। तो बताओ कि GA की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन GA, ये क्वेश्चन है। देखो बताओ, हाँ मनोज कुछ बताओ, हाँ बताओ, क्लास मुझे कोई छोटा तो बताओ। अच्छा, सीयूटी का रिजल्ट क्या बोला। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं। फिर अच्छा, तो देख कहीं मिल तो कि ना।
कोई बात नहीं, तो घरे जाके कर भी तो घरे कभी कर भी जाकर कोई अभी मेरा ट्राई, ठीक है हम फोन करी जो क्लास के बाद 11 बजे बाद, ठीक है ना। सर क्या आंसर आया? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टैंडर्ड नॉर्मल है उसका सीडीएफ क्या होता है? पीडीएफ क्या होता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ क्या होता है? पीडीएफ तो वो था ना 1/, सीडीएफ फाइल है, वो निकालो तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं आता है। किसी का नहीं आया? ऐसे कैसे? डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या ये? अरे सच में डिफिकल्ट है क्या? बताओ, ट्राई करते हैं, देखो तो। आपसे बोल रहा है कि g ऑफ a जो है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू a प्लस 2। अब आपको मिनिमाइज करना है, तो मीन 2 वेरिएंस 4 है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो x माइनस 2/2 करना पड़ेगा, तो यहाँ a माइनस 2/2 हो गया और यहाँ पे a/2 हो जाएगा। चेक कर लो भाई, तो ये 5 ऑफ a/2 माइनस 5 ऑफ a माइनस 2/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बताओ तुम में से, ये ओके है कि नहीं? अरे मेरे भाई अब ये बताओ, यहां तक ओके है कि नहीं? ठीक है, अब तुम्हें मैक्सिमाइज करना है, तो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है इसमें? ए फाइंड हो जाए समहाउ, यही चाहिए ना। तो चलो, अब किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हो? ये 1 वेरिएबल का फंक्शन है, यहाँ ए वेरिएबल है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करते हो तुम? क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा? जी डैश ए फाइंड करेंगे, तो ये सीडीएफ का डेरिवेटिव क्या होता है? पीडीएफ। कोई बात नहीं, अभी रहने दो, तो पीडीएफ भी लिख सकते हो ऐसे, तो यहाँ 5 डैश ही लिख देता हूँ, a/2 माइनस 5 डैश a माइनस 2/2 इनटू, अच्छा एक मिनट, हाफ भी तो आएगा ना साथ में, हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? a के रेस्पेक्ट में, तो इनटू 1/2 यहाँ भी आएगा और इनटू 1/2 यहाँ भी आएगा। अच्छा, अब इसको तुम 0 पुट करो तो क्या होगा मेरे भाई बताओ? तुम इसको पुट कर दो इक्वल टू 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करते हैं ना हम लोग, तो यहां से मिला 5 डैश a/2 इज इक्वल टू 5 डैश a माइनस 2/2। अच्छा मुझे ये बताओ, सीडीएफ का डेरिवेटिव क्या होता है कॉन्टिन्यूअस में? पीडीएफ। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, fz at a/2 इज इक्वल टू fz at a माइनस 2/2, हाँ या ना? ओके है ना ये z पीडीएफ। अब मुझे बताओ, अब यहां से कन्वर्जन बताओ। देखो, जिनको स्टैंडर्ड नॉर्मल का थोड़ा बहुत आइडिया है तो डिसाइड कर सकता है। तुम स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ जानते हो मेरे भाई, देखो यहां से। सो ये बताओ मुझे, 0 का अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये जो पीडीएफ है तुम सोचो
कि ये दोनों इक्वल कब हो सकता है, क्या कंक्लूजन निकल सकता है यहां से, तुम ग्राफ देख के समझ सकते हो। ये ग्राफ पीडीएफ का ही है, ठीक है ना, ये एक्स वर्सेस पीडीएफ है, एक्स वर्सेस पीडीएफ ऑफ जेड है, मतलब जेड वर्सेस पीडीएफ ऑफ जेड है। तो मैं इसका क्या कंक्लूजन निकालूं, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा, व्हाट इज कंक्लूजन ऑफ दिस। फंक्शन टाइप का क्वेश्चन। नहीं, तुम इसको, तुम्हें ये देख के कुछ समझ आ रहा है, बाकी लोग बताओ भाई, तो था तुम्हें भी आइडिया नहीं पता चल रहा है सिद्धि। सर वो दोनों पॉइंट बराबर होंगे। हाँ, एक कंक्लूजन ये बराबर होंगे, ओके नो प्रॉब्लम। सो एक तो ये है कि a/2 इक्वल होंगे a/-2/2 के, और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, हाँ Negative हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा भाई। यहाँ अगर k है तो ये -k है, और तुम्हें पता ना सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो किसके अबाउट सिमेट्रिक, 0 के अबाउट, तो -2 और 2 पे सेम वैल्यू लेगी है, -3 और 3 पे सेम वैल्यू लेगी है, क्योंकि सिमेट्रिक है ना। तो यहाँ भी देख सकते हो कि ये कोई भी y लो तो इसका ये या तो इक्वल है या फिर a/2 बराबर जस्ट नेगेटिव है, कहीं एक नेगेटिव लगा लो। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, यहाँ से a निकलेगा नहीं, एक्चुअली शायद निकलेगा, चेक कर लो एक बार, चेक कर लेते हैं। सो 2a शायद कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कंक्लूजन नहीं आएगा, तो यहाँ से a नहीं निकलेगा, यहाँ से a निकलेगा तुम्हारा, 2 काट दो, सॉरी। नेगेटिव मुझे समझ में नहीं आया। ये ग्राफ तुम्हें समझ आ रहा है, हाँ ये मान लो 1 है, तुम ये बताओ ये फंक्शन क्या है, 1 फंक्शन है, हाँ 1 है तो 1 का डेफिनेशन क्या होता है, अगर दोनों फंक्शन वैल्यू इक्वल हो तो उसका पॉइंट का वैल्यू भी इक्वल होता है। हाँ पॉइंट का इक्वल होता है, ओके। इसका कंटेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट बताओ मुझे। अगर दोनों नॉन मतलब दोनों अलग है तो उसका फंक्शन वैल्यू भी अलग होगा। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे k और -k, सॉरी -k था ये, k और -k अलग है या सेम है, अलग है। फिर फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है उस पॉइंट पे, अलग ही तो होगा। एक तो ना मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम इतना मैं क्यों पहले बुझा रहा हूँ, छोड़ो। स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ क्या है, जो तुम पूछ रहे थे ना उससे ही कर देता हूँ। देखो तो पीडीएफ होता है 1/√2 पाई e की पावर -12, यहाँ हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी, यहाँ 1/√2 पाई e की पावर -12 a-2/2 का होल स्क्वायर है। चेक करो अब, ठीक है। ये मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ यूज कर लिया। अरे तुम्हें कह रहे हो कैसे पता नहीं चला नेगेटिव कैसे हुआ, देखो तुम ग्राफ 1 पे और -1 पे सेम आंसर आएगा, 2 पे -2 पे सेम आंसर आएगा, नहीं होगा। सो ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे अगर -1 हुआ यहाँ पे 1 हुआ तो भी फंक्शन सेम इक्वल होगा। एनीवे तुम यहाँ से देख लो, अगर फिर भी नहीं दिख रहा तो तुम यहाँ से देख लो, ये इसका मतलब है 1/√2 पाई e की पावर -12 z²। अब तुम मुझे देख के बताओ, z की जगह अगर -z रखूं तो फंक्शन सेम आंसर लेगी या डिफरेंट आंसर लेगी, सेम ही आंसर होगा। तो यही तो मैं कह रहा था कि ये इसके नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट अगर इसका जस्ट नेगेटिव हो तो फंक्शन सेम ही आंसर देगा। समझ आया कि नहीं। फिर ये जो fz है वो फंक्शन है एक्चुअली, तो f1 और f-1 सेम ही रहेगा, या तो 1 = 1 है या 1 = -1 है, हाँ या ना। यहाँ से समझ मतलब वो इवन फंक्शन है ना, वो इवन फंक्शन है, तो इसीलिए ये इसके नेगेटिव हो जाए। यहाँ से देख लो, अभी थोड़े मैं डिटेल में लिख दिया, ये कैंसिल, ई कैंसिल, तो बचा a/2 का होल स्क्वायर बराबर a-2/2 का होल स्क्वायर। बताओ अभी भी कंक्लूजन आया कि नहीं आया यहाँ से। तो यहाँ से क्या मतलब है, a/2 = a-2/2 या a/2 = माइनस ऑफ a-2/2। अब यहाँ से मुझे बताओ, यहाँ से a नहीं निकलेगा, ठीक है, a यहाँ से नहीं निकल पाएगा। कितना है यहाँ से, 2 कट गया, 1 आ जाएगा शायद, चेक करो जी 1 आ रहा है क्या। ये से 1 आ जाएगा। चलो तुम्हारे पास a की वैल्यू 1 आ गई, सो a की वैल्यू जब 1 आ गई तुम्हारे पास, तो पूछा क्या था, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आई है, तो चूंकि तुमसे मैक्सिमम उसी में मैक्सिमम होगा हालांकि,
तो a को 1 रख दो यहाँ पे, तो a को तुम 1 रख दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा बताओ। तो g1 की वैल्यू कितनी है ये पूछ रहा हूं मैं, g1 कितना है, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 3। अब ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ये यहां से निकाल लो, ये था तुम्हारा फंक्शन। तो g1 तुम्हारा आ गया कितना, 5 ऑफ हाफ माइनस 5 ऑफ माइनस हाफ हो जाएगा, ये चेक करो भाई। और ये वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा फर्स्ट पेज पे, है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो मेरा ये कहने का मतलब यहाँ लिखूंगा, बच्चे कंफ्यूज होंगे तो मैं इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 1 जो आया क्रिटिकल पॉइंट आया, 1 जो तुम्हारा है वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसका मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की इज g1 इज 5 ऑफ 1/2 माइनस 5 ऑफ, इसमें पुट कर दिया, ये फंक्शन है ना, यहाँ पुट कर दिया मैंने। तो ये हो गया 5 हाफ, तो ओके है। इसको ओपन करोगे 1 माइनस 5 हाफ, तो फाइनली ओपन हो गया 2 टाइम 5 हाफ माइनस 1। अब तुम सोचोगे ये 5 हाफ क्या है, 2015 का पेपर मैं खोलूंगा ना तो पहला पेज पे दे रखा होगा, देखो ये जो पेपर है ना, इससे आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अच्छा, तो ये कैसे कैसे ब्रेक कर रखा है इसने। चेक करो 5 हाफ कहीं दिख रहा है तुम लोगों को, 5.5 यहाँ तो नहीं है, एक मिनट, फिफ्टीन का पेपर है ना, हाँ ये जैम का 15 का ही है। तो हमने कहीं गलती तो नहीं किया, चेक कर लो एक बारी। तो देना चाहिए 5 1.2 दिया है, 5 1.6 दिया है, 5 1.96 दिया है, तो e दिया है, पाई दिया है, log 2 दिया है, बट 5 हाफ क्यों नहीं दिया? तुमने कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया ना? चेक करो एक बारी। नहीं वो ठीक है सर। हैं? 2 into 5 of half minus 1 ही आएगा। हाँ, तो पूछ क्या रहा था ये, द वैल्यू ऑफ ए। अरे यार हमसे ए पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा, ये ठीक है, तो हाँ 1 ही है। वो हम एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। हमें पूछ रहा है इसने, वो क्वेश्चन में देखना क्या पूछ रहा है, पूछा है वैल्यू ऑफ ए दैट मैक्सिमाइज दिस। तो मैं जो निकाल रहा हूँ ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है। मुझे क्या चाहिए, ए की वो वैल्यू जो मैक्सिमाइज कर दे, तो वो 1 आंसर है, तो वो आंसर 1 है ना। वो वाला देता वो, अगर मान लो g1 पूछा होता, g1 नहीं पूछा, उसने पूछा है ए की क्या वैल्यू है जिसपे फंक्शन मैक्सिमम हो जाए, तो वो मेरा 1 है, तो आंसर 1 आ गया। काफी टाइम लगा दिया इसमें, सिंपल था ऐसे तो, कि सिंपली तुम फंक्शन लिखो, उसको डिफरेंशिएट करो, 0 पुट करो, वैल्यू आ गई, उसके बाद फिर वही आंसर है, जो वैल्यू आई वही आंसर है। ए निकालना था ताकि मैक्सिमाइज कर ले। चलो आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए मुझे, क्योंकि थ्योरीज को निपटाने हैं, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये तो कर ही लिया हमने। नॉर्मल बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। अब ये अभी टॉपिक कंप्लीट अभी करेंगे, जो ये क्वेश्चन निकल आया ना कि y बाइनोमियल 72 1/3 है, तो यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल यूज करके ये निकालो। तो अभी यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, कि नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। ये कर सकते हो सॉल्व, देखो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल है, ये सॉल्व करके देखो। तो ये सब मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सब आसान क्वेश्चन है ना। अभी पॉइजन में हमने पढ़ लिया है, तो ये 2 क्वेश्चन, एक पॉइजन पे है और एक तुम्हारा नॉर्मल पे है, जैम का ही क्वेश्चन है ये। बता दोनों का आंसर बताओ, क्विकली सॉल्व करो, अगर सॉल्व कर पा रहे हो मतलब तुम्हें समझ आ रहा है। x कोई पॉइजन रैंडम वेरिएबल है, इसका मीन हाफ है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x + 1 फैक्टोरियल बताओ। तो हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं ना, हम लोगों ने पॉइजन रैंडम वेरिएबल भी पढ़ा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में भी देखा है। ट्राई करके देखो एंड फाइंड द आंसर फॉर बोथ क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेशन नेक्स्ट क्लास में करें, कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चन करना जरूरी है अभी। सो
आराम से ट्राई करो दोनों क्वेश्चन और दोनों का आंसर बताओ। सर फर्स्ट का बी। फर्स्ट का बी, ओके। सेकंड का सेकंड का सी है। सेकंड का सी है, ओके।
मैं सॉल्व करूँ या आगे बढ़ूँ? बाकी लोग बताओ। इसको मैं सॉल्व कौन सा बताया सेकेंड? बी सी कौन सा? सी बोला। सी ना? ओके। अब बाकी लोग बताओ मैं सॉल्व करूँ या आगे बढ़ूँ, या हो जाएगा आप लोग का? डिफिकल्ट तो है नहीं। एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन यूज करो, x + 1 फैक्टोरियल इनटू द पीएमएफ, देन समेशन लगा लो। यहाँ भी फैक्टराइज कर लो इसको और इंटरवल देख लो, इंटरवल की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। बताओ बाकी लोग करूँ या आगे बढ़ूँ? सॉल्व करूँ? चलो आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि क्वेश्चन इजी है और अगर कहोगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि सिंपल ही है, फैक्टराइज करो, इंटरवल देखो किसमें पॉजिटिव। यहाँ एक्चुअली मेन है तुम्हें कि क्यूबिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती हो, या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से सॉल्व करते हैं ना, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती हो, तो ये जरूरत है। ये लो जो क्वेश्चन मैं कह रहा था, एक तो ये क्वेश्चन भी है, लेकिन इसने मॉड लगा दिया, थोड़ा इसने चालाकी की है। चलो देखो तो है ना, इसने इस पे और भी क्वेश्चन आए हैं, एक ये भी है, इस कॉन्सेप्ट पे कुछ और भी क्वेश्चंस आए हैं, एक क्वेश्चन ये भी है। आप ये ट्राई करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। तो हमने ये पढ़ा था कि x/y का डिस्ट्रीब्यूशन कॉची डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन यहाँ उसका मॉड लगा दिया, तो कोई बात नहीं है। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि मॉड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, है ना। चलो बताओ, ट्राई करके देखो क्या होगा आंसर इसका, है ना। जैसे मान लो z बराबर मॉड w कर दिया, w तुम्हारा x/y है, सो वी नो x/y जो w है, दिस इज स्टैंडर्ड कॉसी 10, या अगर w का मैं pdf लिखूं तो ये हो जाएगा 1/π1 + w², w इज रियल नंबर, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा है एक्चुअली ये आ जाएगा सर। ठीक है ना। तो सिंपली ये आ गया। अब तुम्हें ये भी पता है कि मॉड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, और ये नेगेटिव पे चेंज होगा नहीं, तो तुम्हारा जो z है वो मॉड w है, तो यहाँ से अगर तुम z का डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो ट्वाइस हो जाएगा, आई थिंक, नहीं तो ये सपोर्ट पॉजिटिव हो जाएगा क्या, 2 टाइम और 1/π1 + z² हो जाएगा, जहां पे z को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मॉड का ट्रांसफॉर्मेशन से तुम यूज कर सकते, ट्रांसफॉर्मेशन पता ना, सीडीएफ अप्रोच यूज कर लो, उस तरीके से तो आ जाएगा ये। सीडीएफ अप्रोच यूज हमने जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था वन वेरिएबल का, तो हमने देखा था कि मॉड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। तुम यहाँ से स्टार्ट करो सीडीएफ ऑफ जेड से, एंड सिंपली तुम्हारे पास ये आ जाएगा। तो डी आ रहा है, तो इस तरीके से आ जाएगा। नॉर्मल कर रहे थे ना, ये तो इजी क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन किए थे अभी नहीं। अच्छा अभी डिस्कशन बाकी है ना, हमने पूरा डिस्कशन नहीं किया था यूनिवेरिएट का, ये सब तो कर दोगे ना। इस तरह क्वेश्चन तो ऐसे निकल आया, तो बता रहा हूँ, पीडीएफ दे रखा है, वेरिएंस ऑफ लॉग पूछ रहा है, तो ये तो डेफिनेशन से हो जाएगा, है सब किया ही हुआ है तुम लोगों ने। मैं जस्ट नॉर्मल करके पूछ रहा हूँ, तो ऐसे सारे ट्रेस कर लेगा ये। नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर आएगा, नॉर्मल भी ट्रेस कर पा रहा है, ये सब वैल्यूज दे रखी होती है क्वेश्चन में, लेकिन ये एन भी सारे ट्रेस कर लेगा ये। तो ये तो सैम्पलिंग का हो जाएगा, आगे आएगा ये सब है। एक ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको जरा ट्राई करके बताओ। इसको डाउट हो तो क्लियरली पूछना, ठीक है ना, शर्माओगे तुम्हारा नुकसान है एग्जाम में। सो यहाँ पे तुम्हें पता है ना, ये स्मॉल फाई जो है, सो ये तो सीडीएफ है ना, ये पहले पेज पे लिखा होगा, और ये वाला पीडीएफ है किसका, स्टैंडर्ड नॉर्मल का, है ना। सो ये जो आपका क्या बोलते हैं साई एक्स, हाँ ये साई एक्स आपका पीडीएफ है, और ये फाई एक्स सीडीएफ है, किसका,
नॉर्मल 0 1 का। तो आपको डिसाइड करना है इनमें से क्या होगा, बताइए। ट्राई करो, पेन चलाओ तभी आएगा भाई। ओके, ये इन्होंने क्या किया है, पीडीएफ को यूज किया। हम सीडीएफ को यूज करना चाह रहे थे ना, तो इन्होंने लिखा है जो साई एक्स है, अच्छा तो इसी को ब्रेक कर दिया इन्होंने। पीडीएफ का डेरिवेटिव क्या होता है, इन्होंने ये किया है कि जो पीडीएफ है एफ जेड ऑफ जेड कितना है 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर। इसका अगर तुम डेरिवेटिव निकालो तो तुम्हारा आएगा माइनस जेड टाइम यही चीज सेम। इसका इन्होंने यूज किया इस प्रूफ में, ठीक है ना, उसका यूज करके फिर हो गया है। हालांकि मुश्किल है, मैं तो बता देता हूँ, प्रूफ जो इतना छोड़े तो कर ही देते हैं। तो जो EX इन्होंने लिखा है दैट EX जो हमारे पास जैसे हमारा आया x इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स माइनस से प्लस इंफिनिटी, सो x इंटू वो था 2 टाइम, चलो साई, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन है मुझे, सो एफ जेड ऐसा लिख देते हैं जेड इंटू फाइव, चलो एफ जेड वेफ लिखते हैं, इसको फाइव लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको फाइव जेड तो हम जानते हैं, फाइव सी डी एफ है, तो ऐसा लिखता हूँ मैं डी जेड या डी एक्स लिखना है, एक्स पे लिखो एक्स 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 माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब क्या किया इन्होंने, इसको तुम कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, सो एक्स को और इसको कंबाइन कर दिया इन्होंने। अभी था ना जो रिजल्ट था हमारे पास, रिजल्ट क्या था उसमें, जो रिजल्ट था कि x इंटू एफ जेड किसके इक्वल हो जाता है, तो ये रिजल्ट यूज कर लिया इन्होंने। अच्छा ऊपर नहीं लिखा मैंने, तो ये था कि जो पीडीएफ का डेरिवेटिव है तुम्हारा, जो पीडीएफ का डेरिवेटिव है z का, वो x टाइम ये हो जाएगा माइनस में, तुम चेक करो डेरिवेटिव करके, सिंपल है, मतलब उसे सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हो ना इसको, तो इसका डेरिवेटिव इनटू क्या होगा, ये सेम ही रहेगा, बस इसका डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, माइनस जेड आ जाएगा ना, तो माइनस जेड टाइम हो जाएगा, तो ये यूज किया है, तो यही क्लिक करना चाहिए ना। तो यहाँ पे आप उसको क्या किया इसने x में, तो माइनस बाहर कर दिया और 2 भी बाहर कर लो, जैसे मान लो 2 भी बाहर कर लो, तो अब ये x एफ एक्स को माइनस में इसने लिख दिया दिस। अब यहाँ पे बाई पार्ट लगाओ, अब तुम्हारे पास क्या है, दो फंक्शन आ गया, अब यहाँ बाई पार्ट लगा सकते हो। सो अब तुम बाई पार्ट यूज कर लो इस पे, ठीक है। तो कैपिटल 5 को बाहर निकाल दो, तो यहाँ से -2 टाइम ये जो 5x को बाहर निकालो, ओके। सो नहीं, किसको बाहर निकालो, 5x को ना, हाँ, तो एफ जेड का डेरिवेटिव एफ जेड एफ एक्स हो जाएगा एट जेड, और है ना ये जेड ही होता है, माइनस बाई पार्ट लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, बाई पार्ट लगाओ। सो बाई पार्ट लगाओगे तो इंटीग्रेशन, अब किसको सीडीएफ को बाहर निकाले थे, तो ये पीडीएफ होगा तुम्हारा, और जब उसको इंटीग्रेट करोगे सेम v का इंटीग्रेशन एफ डैश का, तो एफ जेड ऑफ एक्स आएगा डी एक्स माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और इसमें यूज कर लो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, किसका काम हो गया है, ये कितना आ जाएगा, अब यहाँ पुट कर सकते हो तुम, ठीक है, कितना आ जाएगा ये
इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 नहीं 1 कैसे आएगी? इंफिनिटी में ये जो पीडीएफ है जेड का, ये तो देखना है 1/√2 पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स को तुमने इन्फिनिटी रखा तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी? इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा ये 0 ई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 बना देगा इसको। तो ये तुम्हारे पास है अगर -2 और यहाँ फिर माइनस है तो ये माइनस, ये 0 हो गया, ठीक है, 0 हो जाएगा दोनों पॉइंट पे ऐसे ही। माइनस इन्फिनिटी पे भी 0 होगी है, तो दोनों केस में 0 हो जाएगी। तो ये माइनस माइनस +2, अब इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये fz² z dz ये तुम्हारे पास है, ठीक। अब ये पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव है ना, हाँ तो ये आंसर पॉजिटिव होगा हमेशा। सो दिस इज मोर देन इक्वल टू 0। ये स्क्वायर आ गया ना, तो पॉजिटिव फंक्शन को तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, इसका क्या मतलब है? एरिया अंडर द कर्व। इसका क्या मतलब हुआ? देखो जो तुम्हारा ग्राफ होगा, ये फंक्शन पॉजिटिव है तो ये हमेशा ऊपर रहेगी, और ये क्या करता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में एरिया अंडर द कर्व एबव एक्स एक्सिस। यही डेफिनेशन है ना इसका, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या कहता है? एरिया अंडर, मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये थ्योरम भी है। सो दिस फंक्शन इज पॉजिटिव, सो इसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव होगा, यही प्रूफ है इसका। तो ये थोड़ा ट्रिक ये था जो मुझे भी क्लिक नहीं किया। सो ट्रिक क्या है? तो 2-3 पॉइंट यहाँ पे है। एक तो है ना, तुम इसको डिफरेंशिएट करो, ये पीडीएफ है, इसका डिफरेंशिएशन करो तो x टाइम यही आ जाएगा, -x टाइम खुद आ जाएगा। तो वो उसने यूज कर लिया कि जो x fx है ना, या जिसने क्वेश्चन बनाए भी है उसने यही सोच के बनाए हैं कि ये x × f, इसको मिला के तुम ये लिख सकते हो। ये ट्रिक था, और यहाँ बाई पार्ट लगा लो। और दूसरी बात ये है कि इन्फिनिटी पे तुम चेक करोगे ना, ये वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी दोनों पे 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो गई, तो इससे आ गया, ठीक है। प्रूफ इतना ही है। तो ये 0 हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी पे भी माइनस इन्फिनिटी पे भी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों 0 हो गया। तो फाइनली आपके पास, और ये माइनस प्लस होके ये स्क्वायर पॉजिटिव फंक्शन है, तो इसका पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे इंटरवल तुम कुछ भी ले लो, है ना। उसका लॉजिक यही है कि पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर रहेगा, तो ग्राफ ऊपर है तो एरिया अंडर द कर्व हमेशा पॉजिटिव आएगा। एरिया कभी नेगेटिव तो आता नहीं है, तो इसीलिए मतलब ग्राफ कभी एक्स के नीचे नहीं जाएगी। सो ग्राफ कभी एक्स के नीचे नहीं जाएगी, इसीलिए। चलो आई थिंक काफी टाइम ले लिया ना, तो एटलीस्ट हो गया सॉल्यूशन इसका। तो ये है ना, मतलब वो क्लिक करने की बात है, मुझे ये क्लिक नहीं किया, वरना प्रूफ है ही है। अदरवाइज दूसरा प्रूफ ट्राई कर सकते हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि ये प्रूफ दैट टाइप का क्वेश्चन ही हो गया ऐसा, तो एग्जाम्पल भी यहाँ वर्क नहीं करेगा। एनीवे जो भी था ये प्रूफ है। सो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो बार, इसलिए तो बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, तो ऐसा है। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट। तो नेक्स्ट क्लास में अभी अप्रोक्सीमेशन करेंगे मंडे को, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन करके फिर हम डिस्कशन करेंगे असाइनमेंट्स का। चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ गुड नाइट सर। गुड नाइट। और कुछ डाउट तो किसी को पूछ सकते हो आप।